हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है ये है ऑन डिमांड वीडियो। आज की वीडियो में हम जो है फिजिक्स वाला के डीपीपी को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स वाला का जो अर्जुना बैच है 2023 का, उसमें जो डीपीपी है उस डीपीपी को सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे जो है अप्रोच किया व्हाट्सएप पर कि सर जो फिजिक्स वाला की डीपीपी है आप उसको भी सॉल्व करा दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की डीपीपी स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट डीपीपी है। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस अच्छे लगेंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी डीपीपी में, कहीं पर किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की जो वीडियो है ऑन डिमांड वीडियो है, डीपीपी को सॉल्व करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट डीपीपी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। इन सभी केसेस में, चार केस आपको दिए हुए हैं, चारों केसेस में यह बताना है कि नेट फोर्स जीरो किस में नहीं है। इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो बोलता है समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दैट मींस उसका हम क्या निकालते हैं? नेट निकालते हैं। और वो किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन के, मास इंटू एक्सीलरेशन के। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता है। इस केस में हम विद साइन यहां पर फोर्सेस रखते हैं, ये मैंने कई बार बताया है। विद साइन हम रखते हैं यहां पर वैल्यूज, यहां भी विद साइन ही रखेंगे। आपको ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं, बुक्स में ये इतने सिंपल वे में नहीं लिखी होती, बट मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं इसके बेसिस पर, तो आप जो है पुरानी वीडियो देख सकते हैं। चलो, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब नेट फोर्स जीरो कब होगा ये समझ लो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गया, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाती है, और ये है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो जो है जीरो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ही आपको जीरो मिलेगा। इसका मतलब आपको एक्सीलरेशन ही जीरो मिलेगा। दैट मींस वो ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। अब एक्सीलरेशन जीरो का क्या मीनिंग है इसको भी समझ लो भाई। जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको इस टाइप के सवाल परेशान करते रहेंगे। तो ध्यान से समझना है, एक्सीलरेशन जीरो के दो मतलब हो सकते हैं। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, भाई अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। या फिर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मींस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है ना। और एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या हो सकती है? कांस्टेंट है। तो इस केस में भी एक्सीलरेशन क्या मिलेगा आपको? जीरो। ये दो केस आपको समझने हैं बस। अब यहां से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कब मिलेगा? जब सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें जो है जब नेट सारे फोर्स बैलेंस करने के बाद अगर वैल्यू जीरो मिलती है, ये जीरो आ गई, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो गया। एक्सीलरेशन जीरो या तो रेस्ट होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मास जीरो नहीं हो सकता। चार ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक जो पतंग है उसको मतलब स्किलफुली हेल्ड किया हुआ है स्टेशनरी। अब जैसा कि आपको पता है यहां पर स्टेशनरी वर्ड आ गया, इसका मतलब ये जो पतंग है आसमान में रेस्ट कंडीशन में है। इसका मतलब ये किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। दैट मींस इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी जीरो है ना। इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। इसका मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। इसका मतलब इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो मिल रहा है, यानी कि इस केस में आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो मिल रहा है। अगर मैं इसको लिखूं एफ एक्सटर्नल, जो नेट है वो किसके इक्वल है? जीरो के, फर्स्ट केस में। बट हमें तो वो बताना है जिसमें नेट फोर्स जो है जीरो ना हो। हमें वो केस बताना है जिसमें नेट फोर्स जीरो ना हो। तो हमें जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सेकंड की बात कर लेते हैं। ए बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। एक बॉल जो है किसी हाइट से फॉल करी गई है। इस चीज को आप ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये बॉल है,
इस बॉल को किसी टावर की हाइट से फॉल किया गया है, मान लो इस हाइट से इसको फॉल करा दिया गया है। जब ये बॉल नीचे आएगी तो इसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, अर्थ की ग्रेविटी या ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होती है तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, -g के, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। दैट मींस यहां पर ये एक्सीलरेशन जीरो नहीं मिल रहा आपको, यहां पर ये एक्सीलरेशन जीरो नहीं मिल रहा। इसका मतलब यहां पर आपको एफ एक्सटर्नल मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब यहां पर आपका जो एफ एक्सटर्नल है वो जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है। यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ए जो है जी के इक्वल है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पर जीरो नहीं मिल रही है ये वैल्यू। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर इस केस में जब बॉल फ्री फॉल कंडीशन में आएगी उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। थर्ड, एन एरोप्लेन राइजिंग अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखो, जब एक एरोप्लेन किसी एंगल पर मूव कर रहा है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां से एरोप्लेन इस एंगल पर मूव करता हुआ जा रहा है, तो देखो डायरेक्शन तो फिक्स है ना एरोप्लेन की। भाई एरोप्लेन की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। जब डायरेक्शन फिक्स है और कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। दैट मींस इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। स्पीड फिक्स होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। दैट मींस यहां पर वेलोसिटी क्या मिल रही है आपको, कांस्टेंट। यहां पर आपको वेलोसिटी क्या मिल रही है, कांस्टेंट। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे मिलेगी, देखो डायरेक्शन फिक्स हो गई, 45 डिग्री के एंगल पर ही एरोप्लेन उड़ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है। तो इसका मतलब जो एरोप्लेन है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर आपको एक्सीलरेशन जीरो मिल रहा है। जब एक्सीलरेशन जीरो मिलेगा तो इसके ऊपर फोर्स आपको नेट फोर्स जीरो मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, वैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स इसमें जीरो है। फोर्थ की बात करें, एक कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एक कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एक कॉर्क जो है वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, एक कॉर्क जो है वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है। तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो भाई ये वाटर का सरफेस है, इसमें जो है मान लो एक कॉर्क है, इसको फ्लोट करा रहे हैं। तो आप जब इसको बियोंसी वाला जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे, जितना थ्रस्ट ऊपर लगा, ये पानी जो है इस कॉर्क के ऊपर लगाता है थ्रस्ट, और इस कॉर्क का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड लगता है। ये दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये जो है बैलेंस करते हैं। तो यहां पर इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाता है। भाई मान लो ये पानी है, आपने देखा होगा जब कोई चीज तैरती है, जब फ्लोट कर रही होती है, नॉट तैरना, फ्लोट करती है, तो पानी जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। मान लो पानी ये ए है, ये बी है, ये वाली बॉडी, तो ए जो है बी के ऊपर ये वाला फोर्स लगा रही है और बी जो है ए के ऊपर ये वाला फोर्स लगा रही है। मतलब ये इसका वेट है, ए के द्वारा बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ये है और बी का अपना ये वेट ये है। इन दोनों को आप जब बैलेंस करोगे, और तो वो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मान लो ये फोर्स तुम्हारा एफ है तो ये वाला फोर्स भी तुम्हारा एफ होगा, नॉट F1 F। तो मान लो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के आपको जीरो मिलेगा। जब ये जीरो मिला इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन क्या मिला, जीरो। इसका मतलब ये जो कंडीशन है किसमें है, रेस्ट कंडीशन में है। एक कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इस केस में भी आपका जो है नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। बेसिकली इसको कहां पढ़ोगे आप, फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ोगे आप, फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड वाला जब चैप्टर पढ़ोगे वहां पढ़ेंगे बियोंसी वाला जो फोर्स लगता है, बियोंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके अंदर हम इस चीज को समझते हैं वहां पर। ठीक है, चलो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन में है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। यहां ध्यान रखना है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फोर्स जो है क्यों कब नहीं चाहिए ये बताना है। टू इंक्रीज द स्पीड, टू डिक्रीज द स्पीड, टू मेंटेन द सेम स्पीड, टू चेंज द डायरेक्शन। इन सभी ऑप्शंस को हम ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है भाई ऑप्शंस में, आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है dp अपॉन में dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं d बाई डी टी, ये अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ध्यान रखना, d बाई डी टी, और p की जगह लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। क्या हम इसको डिफरेंशिएट करके इस तरह से लिख सकते हैं, मान लो m ये आ गया कांस्टेंट और dv अपॉन में dt प्लस, और एक बार इसको फिर सॉल्व करेंगे तो v इंटू डी एम बाई डी टी, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया हमने डिफरेंशिएशन का। अब ये वाली जो टर्म होती है ये जीरो हो जाती है, क्यों, क्योंकि हम जितने भी केस अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं वहां पर मास कांस्टेंट रखते हैं। इन सभी केसेस में मास क्या होता है, कांस्टेंट। मास कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब मास की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाती है। तो हम जितने भी केस पढ़ेंगे F इज इक्वल टू एम ए वाले, यानी कि ये मास हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला कब बनता है, जब हमारा मास कांस्टेंट होता है। ये ध्यान रखना है, जब मास हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये दोनों टर्म चलेंगी। क्लियर है, ये रॉकेट प्रोपल्शन में आप पढ़ोगे, जेट वाले एग्जाम्पल है उसमें देखोगे। तो ये है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि मास को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट। देखो भाई, अब कोई भी पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन मोशन में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप यहां पर एक एग्जांपल देखेंगे, मान लो एक कार है भाई, इस कार की जो स्पीड है, ऐसा मान लेते हैं ये कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से। ये ध्यान रखना है, ये कार जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो यहां पर यही चीज समझनी है, जब कोई भी स्पीड कांस्टेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है स्ट्रेट लाइन में, तो आप खुद सोचो अगर इसकी स्पीड को कम करना है, अगर इसकी वेलोसिटी को कम करना है, 40 से कम करना है, तो क्या होगा, 40 से कम करोगे तो ब्रेक लगाओगे, जब ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, ब्रेक लगाओगे इसका मतलब फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसका मतलब स्पीड को कम करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, स्पीड को कम करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, अब मान लो इसकी स्पीड को बढ़ाना है, 40 से ज्यादा करना है, कार में इंजन है, इंजन में जब स्पीड बढ़ाओगे, एक्सीलरेटर दोगे, तो कार के अंदर जो इंजन है वो ज्यादा काम करना शुरू करेगा। दैट मीन्स इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए भी हमें फोर्सेस चाहिए। अगर ये कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी। अगर आपको इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या करोगे, स्टीयरिंग को ऐसे घुमाओगे, भाई स्टीयरिंग को जब घुमाओगे तो इसका मतलब आप भी फोर्स लगाओगे, तो जब आप फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब इसको डायरेक्शन को चेंज करने में भी हमें, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में भी हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दैट मीन्स इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड को कम करने के लिए और डायरेक्शन में चेंजेस लाने के लिए हमें फोर्सेस की जरूरत है। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, तो आप देखो अगर ये कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो आपको फोर्स क्या मिल जाएगा, देखो एम डीवी बाई डी टी। दैट मीन्स अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो एफ किसके इक्वल आ गया, जीरो के। ये ध्यान रखना है, ये जो एफ में लिख रहा हूं ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स नेट, एक्सटर्नल फोर्स नेट। अपने दिमाग में इस चीज को अच्छे से फिट कर लो, ये एक्सटर्नल फोर्स नेट है, ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है। किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स कैसे बनते हैं, देखो एक एग्जांपल से सिखाता हूं आपको। आपने पुली वाला एग्जांपल देखा होगा, पुली वाले एग्जांपल में आप क्या करते हो, मान लो ये मास है, ये टेंशन टी होती है और ये इसका वेट होता है mg। ठीक है, मान लो ये ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी, तो आप इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हो, मैं यहां लिख लेता हूं, इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं ध्यान से समझेंगे। प्लस टी
ऊपर की तरफ टी है, माइनस mg ये नीचे की तरफ है, ये होते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ये होते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो एक्सीलरेशन आया, ये वाला फोर्स कौन सा था, राइट साइड वाला। अब ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस m में लिख देंगे, ऊपर की तरफ है तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। क्लियर है? तो हम इस तरह से फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर होता है, जब ये कार 40 की स्पीड से चल रही है, जब ये कार 40 की स्पीड से चल रही है तो इस केस में ये 40 की स्पीड से है और इसके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस केस में यहां पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। प्लस एफ माइनस एफ दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जीरो, तो एफ इज इक्वल, मतलब एक्सीलरेशन जीरो आ गया ना यहां पर, तो आपको प्लस एफ किसके इक्वल मिला, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। दैट मींस यहां पर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों क्या है, सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। इसीलिए इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो है। इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। ये चीज आपको समझनी है। अब यहां से आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, इस ऑब्जेक्ट को 40 की स्पीड पे चलाने के लिए फोर्स तो चाहिए। इस कार को 40 की स्पीड पर चलाने के लिए फोर्स तो लग रहा है ना भाई, इंजन में फ्यूल जा रहा है, इंजन अपना काम कर रहा है, 40 की स्पीड पर ले जाने के लिए फोर्स चाहिए। लेकिन इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए ये जो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये बैलेंस कर गए एक दूसरे को। जब ये बैलेंस कर गए तो अब ये कार जो है 40 की स्पीड से ही चलती रहेगी। ये आप इस तरह से समझ सकते हो, मान लो इस कार के अंदर फ्यूल खत्म हो गया, तो अब आप 40 की स्पीड को तो मेंटेन नहीं कर सकते, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स है, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो इसकी जो स्पीड होगी कार की वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो ये वाली जो कार की स्पीड है वो कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो लेकिन ये ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल फोर्सेस तो लगते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस तो लगते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखो, एफ एक्सटर्नल नेट, यानी कि इस पूरे सिस्टम में जो नेट फोर्स है, जो पूरे सिस्टम में नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है। इस पूरे सिस्टम में ये नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि इस केस में अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल। ये आपको समझना है। इंडिविजुअल फोर्स लगेंगे भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है इसके ऊपर, ये वाला फोर्स भी लग रहा है, तभी तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है ये। लेकिन अगर इस पूरे को सिस्टम माना जाए और इस पूरे सिस्टम को अगर मानते हुए नेट फोर्स निकालें तो वो जीरो आएगा। ये स्टेटमेंट आपको समझना है और ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है समझ में आया। तो इसका सेकंड का आंसर क्या आया, टू इंक्रीज द स्पीड हमें फोर्स चाहिए, टू डिक्रीज द स्पीड हमें फोर्स चाहिए, टू मेंटेन द सेम स्पीड हमें फोर्स नहीं चाहिए। यहां पर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है भाई, टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी हमें फोर्स चाहिए। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस केस में फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाता है, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म व्हाट। 4 ऑप्शन दिए, एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम। फिर से हम इसको देखेंगे। देखो एफ एक्सटर्नल क्या होता है भाई, एफ एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया मान लो, तो जब एफ एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन के, मास इंटू एक्सीलरेशन के। इस केस में मास को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, है ना, मास कांस्टेंट है, तभी तो आपको मास इंटू एक्सीलरेशन मिलता है। और अगर हम इससे पहले चलें तो हमारा एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है, और अगर इससे एक स्टेप ऊपर जाए तो वो होता है डीपी अपॉन में डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये हमारे पास होता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी अपॉन में डीटी। अब ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है एफ एक्सटर्नल, ये कांस्टेंट है। ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट है। अब देखो मास भी क्या होता है, कांस्टेंट। मास क्या होता है, मास क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये तो चेंज नहीं होता। मास क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। अब अगर आप यहां एक्सीलरेशन निकालोगे तो एफ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो आपको एक्सीलरेशन भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। सिंपल है।
भाई आप ऐसा समझ लो, मान लो एफ एक्सटर्नल 10 न्यूटन है और किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 10/1, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज दी कांस्टेंट वैल्यू, ये तो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अब यहां से आपको पता चल गया एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड तो किसी भी तरह से कांस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन लगता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्पीड, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल नहीं होंगे। फर्स्ट मिल गया आपको। फोर्थ की बात कर लेते हैं, क्या मोमेंटम कांस्टेंट होगा? भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर आप मोमेंटम लिखो मास इंटू वेलोसिटी। अब जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तो क्या मोमेंटम चेंज नहीं होता रहेगा? क्या मोमेंटम चेंज नहीं होता रहेगा? जब मोमेंटम चेंज होता रहेगा इसका मतलब मोमेंटम भी आपका कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है किसी, उसके ऊपर अगर फोर्स कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगा, ना कि वेलोसिटी, स्पीड और मोमेंटम के। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यहां तक हमारा ये सवाल हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ क्या कह रहा है? ए बॉडी ऑफ मास 40 kg 40 ग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ही आपको ये कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाए, बॉडी का मास 40 ग्राम फिक्स है, कांस्टेंट है, इसका मतलब F इजिकल टू M में काम करने वाला है। F एक्सटर्नल जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सीलरेशन के। अब मास भी कांस्टेंट है, इसने बोल दिया विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ले लो, एक्सीलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि m इंटू dv/dt मिलता है आपको एक्सीलरेशन। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। जब ये टर्म जीरो हो गई तो फोर्स क्या मिल गया भाई, जीरो। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, बाकी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F एक्सटर्नल वो जीरो हो जाएगा। बट यहां पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एक दो सवाल अभी आएंगे तो मैं बताऊंगा, बट यहां पर आपको याद रखना है मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। भैया स्ट्रेट लाइन का मोशन है, अगर डायरेक्शन चेंज कर दी, जैसे कि कर्व वाला केस आएगा अभी सर्कुलर मोशन का, तो वहां पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज होती रहती है, इसीलिए वहां पर फोर्स लगता है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। देखो बोल भी रहा है ना, ए बॉडी ऑफ मास दिस इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, यानी कि बॉडी ऐसे मूव कर रही है इस तरह से। तो स्ट्रेट लाइन में मान लेते हैं मूव कर रही है, तो यहां पर जो एक्सीलरेशन हो गया वो क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो, तो फोर्स भी जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ की। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? देयर आर टू बॉडीज A and B of same mass body A at rest while body B is undergoing uniform motion. Which is correct statement? Inertia of A is greater than inertia of B. Inertia of B is greater than inertia of A. अच्छा, इसका मतलब ये inertia की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको inertia समझना है। सबसे पहले तो आपको inertia पता होना चाहिए। inertia क्या होता है भाई? बहुत सिंपल टर्म में समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं जब तक मूव नहीं करूंगा जब तक मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। मैं रेस्ट में रहूंगा जब तक मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि मैं रेस्ट में रहूंगा, मेरी ये टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की। मान लो ये पेन है, ये पेन इस कंडीशन में है, तो इस पेन की ये टेंडेंसी है, ये इसी कंडीशन में रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी जिस कंडीशन में या जिस सिचुएशन में रहना चाहती है, ये उसकी खुद की टेंडेंसी है। मान लो ये पेन रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा।
मान लो एक कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रहेगी। ठीक है, एक कार जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी, जब तक मूव करेगी जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, ये उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि ये अपनी इसी पोजीशन में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मान लो मैंने इसको उठा करके यहां कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या लगाया, फोर्स लगा दिया। मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। और टेक्निकल एग्जांपल आप देख सकते हो, मान लो फैन है, आपने जब फैन का स्विच ऑफ किया तो आपका फैन थोड़ी देर के लिए चलता रहता है, भाई करंट तो नहीं जा रहा लेकिन फिर भी चल रहा है ना, तो वो किसकी वजह से चल रहा है, इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से चल रहा है, वो इनर्शिया की वजह से। लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, एयर का फ्रिक्शन है, उसके अंदर जो बियरिंग है उनका फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी टेंडेंसी में है वो उसी टेंडेंसी में रहना चाहती है, मतलब उसी सिचुएशन में रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट इनर्शिया, इनर्शिया वाला जो केस है, और भी एग्जांपल है, हेलीकॉप्टर मानो एरोप्लेन सीधा चलता है और उसके बाद हम फूड पैकेट फेंकते हैं, तो वो भी इनर्शिया की वजह से ही सेम वेलोसिटी में रहना चाहता है फूड पैकेट, है ना। बैलून वाले केस थे, बैलून अगर ऊपर उठ रहा है, उस बैलून के अंदर से हमने एक बॉल फेंक दी, तो बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो बैलून की वेलोसिटी के बराबर ही हम ले लेते हैं। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया जो है किसकी वजह से हो रहा है ये समझना है। मान लो मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहना चाहूंगा, इनर्शिया किसकी वजह से, मास की वजह से। इनर्शिया का जो मेजरमेंट है वो कौन करता है, मास। इनर्शिया का जो मेजरमेंट है वो कौन करता है, मास। मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजरमेंट फॉर इनर्शिया। इसकी कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, बस ये आपको समझना है कि जो इनर्शिया है वो किसकी वजह से होगा, मास ऑफ द बॉडी की वजह से होगा। अब इस केस में बोल रहा है दोनों बॉडी का मास क्या है, सेम। जब दोनों बॉडी का मास सेम होगा तो इन दोनों बॉडी के बीच में इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, सेम। भाई इनर्शिया जो है किससे पता चलता है, मास ऑफ द बॉडी से। जब दोनों बॉडी का मास सेम हो गया तो दोनों बॉडी का इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, इनर्शिया ऑफ ए इज इक्वल टू इनर्शिया ऑफ बी। तो दोनों बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो सेम होगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हो, भाई मान लो एक बाइक है और एक ट्रक है। अब मान लो ट्रक, आप जो है बाइक को मूव कर सकते हो फोर्स लगा करके, ट्रक को मूव करोगे फोर्स लगा करके, मूव करा सकते हैं लेकिन आपको ज्यादा फोर्स चाहिए। अब बाइक का मास कम है, इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या है, कम है। ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा। तो आपको उस ट्रक की कंडीशन को चेंज करने में, यानी कि ट्रक जो रेस्ट में है उसको मूव कराना है तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए। बाइक अगर रेस्ट में है उसको मूव कराना है तो आपको कम फोर्स चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बाइक का मास कम है तो इनर्शिया कम है, इनर्शिया कम है तो आपको कम फोर्स चाहिए। ट्रक का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, इसीलिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए। क्या ये बात क्लियर है। इस तरह से आप जो है इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको 3, 4 और 5 का जो आंसर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं डीपीपी में। आगे का क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं। भाई एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको डीपीपी के इस तरह से जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं वो समझ में आ रहे हैं, विद कॉन्सेप्ट आपके माइंड में वो फिट हो रहे हैं, तो भाई वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए आप अपना डाउट, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फिजिक्स में कोई और डाउट है तो आप टेलीग्राम पर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। तो ये जो है माध्यम है भाई जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडिल ऑफ ए पॉन्ड on perfectly smooth ice. He can get himself to the shore by making use of Newtons. एक आदमी जो है रेस्ट कंडीशन में है, कहां पर, मिडिल में है पॉन्ड के, on perfectly smooth ice. He can get himself to the shore by making use of Newton's law. कौन से लॉ की मदद से वो जो रेस्ट कंडीशन में है मिडिल में पॉन्ड के, वहां से वो किनारे तक पहुंचेगा, किस लॉ की मदद से, न्यूटन्स का कौन सा नियम है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करेगा। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोबारा से मिसप्रिंट एक तरह से मतलब गलती से आ गया है,
उसको इग्नोर कर देना। इसका आंसर तो हम देख ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर थर्ड है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताना है कि भाई एक आदमी पॉन्ड के सेंटर में है और वो जो है किनारे पर जाना चाहता है, तो कौन से लॉ से वो जाएगा, यानी कि जब वो तैरेगा, जब वो स्विम करेगा पॉन्ड के अंदर, तो न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा, ये हमें बताना है। भाई देखो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, ये स्विमर है। स्विमर क्या करेगा, पानी को इस तरह से पीछे की तरफ धकेलता है। आपने जब स्विमिंग करी होगी तो आपने देखा होगा ये पानी को इस तरह से पीछे की तरफ धकेलता है। इस तरह से जब पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है, इसका मतलब ये क्या करा रहा है, ये जो स्विमर है अपने ये फोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर। पानी को जब पीछे की तरफ धकेल रहा है तो फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, है ना। तो इसका मतलब जो ये फोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर, इसको क्या बोला गया है, एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स क्या है, स्विमर पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द एक्शन फोर्स। अब जो ये पानी है, पानी भी क्या करेगा, जब ये स्विमर इसको ऐसे लगा रहा है धक्का, तो पानी भी क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है। जो वाटर है, वाटर जो है स्विमर को क्या कर रहा है, आगे की तरफ पुश कर रहा है। इसको बोला गया है रिएक्शन फोर्स। इसको क्या बोला है, रिएक्शन फोर्स। दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। तो रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर। वाटर एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द स्विमर। तो ये एक्शन रिएक्शन वाला केस है। तो इसका मतलब न्यूटन का कौन सा नियम है, थर्ड। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है स्विमर को सेंटर से किनारे पर लेकर के जाएगा। ये तो थी क्वेश्चन की बात। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो थर्ड लॉ है उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। और अच्छे से समझने का मतलब क्या है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, ये आपको समझना है। कोई भी पेयर एक्शन रिएक्शन पेयर होगा या नहीं, इसको बताने के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये समझना है। मान लो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ये इस सरफेस पर रखी है, ये a है और बॉडी b है। अब a सरफेस इस बॉडी b के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, भाई नॉर्मल फोर्स, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। इसके बाद बॉडी m का मास mg नीचे की तरफ एक्ट करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसको इस तरह से बैलेंस करोगे, n माइनस mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस बॉडी का जिसका मास m है इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो आप n इज इक्वल टू mg लिख लेते हो। और कहीं कहीं पर बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि नॉर्मल ये रिएक्शन है और mg जो है एक्शन है। इस तरह से आप देख रहे होगे, कहीं कहीं पर आपको ये एक्शन रिएक्शन पेयर बोल रहा होगा, जो कि सरासर गलत है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। दीज आर नॉट दी एक्शन रिएक्शन पेयर। तो आपको एक्शन रिएक्शन पेयर पहचानने के लिए क्या समझना है, ये देखना जरूरी है। क्लियर है? चलो देखो, अब यहीं से हम समझेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए क्या क्या कंडीशन है, उनको हम ध्यान से पकड़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में लिखेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ के लिए जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो सेम नेचर का होना चाहिए। सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे ये mg है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि इसका नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स वाला नेचर है। नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, तो ये दोनों नेचर तो अलग हो गए, तो इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्लियर है? तो ये सेम नेचर के होने चाहिए। टेंशन फोर्स लग रहा है मान लो रस्सी में, तो टेंशन जो है कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, पार्टिकल्स के बीच में लगता है। दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो आपको ये नेचर पता होने चाहिए। चार फंडामेंटल फोर्सेस है ना भाई, ग्रेविटेशनल और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, बाकी आप इसकी जरूरत नहीं है, बस सिंपल सिंपल समझ लेना है आपको। तो इनका नेचर सेम होना चाहिए। दूसरा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कर रहे हैं, लेकिन इनका नेचर अलग नहीं है, तो इसीलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। फोर्थ, और क्या कर सकते हैं, सेम नेचर होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक्ट करने चाहिए, साइमल्टेनियसली एक्ट करने चाहिए। भाई ये साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है
कि भाई एक थोड़ी देर बाद एक्ट कर रहा है, एक साथ ही एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक ही लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस क्या कहती हैं, सर्टिफाई होती हैं या मीट होती हैं, तभी ये क्या कहलाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाएगा। तो इस केस में आपको ये पता चल गया कि नॉर्मल रिएक्शन और जो एमजी है ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं। देखो एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बन रहा है, इसको भी मैं आपको यहां बता देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर ने बताया तो नहीं, कैसे होगा। तो हम देख लेते हैं। ए जो है बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ए जो है बी के ऊपर जब फोर्स लगा रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है बी के ऊपर है ए के द्वारा। क्या इसको पढ़ पाओगे, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी बाई ए। सिमिलरली बी भी जो है ए के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एंड बाई बी। तो ये वाले जो पेयर है ना, ये दोनों जो मैंने अब बना दिए, ये तुम्हारे एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। अब ये जो mg है इसका एक्शन रिएक्शन पेयर कहां मिलेगा, चूंकि आपको पता है ये तो वेट है, तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पर मिलेगा। मतलब ये एक्शन mg, इस बॉडी का mg यहां है, तो इसका रिएक्शन पेयर ये वाला होगा। इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का नेचर सेम है। mg ये अर्थ पर मिलेगा, ये दोनों जहां पर सरफेस पर ये मीट कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन वहां मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है, ये है एक्शन रिएक्शन पेयर की बात। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो बोलते हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो तो स्टेटमेंट है, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ को पहचानने के लिए आपको ये 5 पॉइंट पता होने चाहिए। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जिसकी मदद से स्विमर जो है पॉन्ड के सेंटर से किनारे तक पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर्स, अगर ग्रेविटी फोर्स सडनली डिसअपियर हो जाएगा तो क्या होगा। भाई ग्रेविटी फोर्स क्या होता है आपको पता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसके ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है ये mg होता है, दैट मींस ये वेट के इक्वल ही होता है। ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वेट के इक्वल ही होता है। अब ये बोल रहा है कि ये वाला जो वेट है यानी कि ग्रेविटी फोर्स है डिसअपियर हो जाए, दैट मींस ये वेट जो है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। भाई डिसअपियर होने का मतलब क्या है, ये वेट जीरो हो जाए। अब एक चीज बताओ, क्या इस ऑब्जेक्ट का वेट जीरो होने का क्या ये मतलब है कि इसका मास जीरो होगा या जी जीरो होगा, ये आपको समझना है। भाई वेट जीरो तभी तो हो सकता है या तो मास जीरो हो या जी जीरो या फिर ये दोनों जीरो हो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं होता। मास तो सभी के अंदर है, चाहे वो एटम के अंदर हो, न्यूक्लियस के अंदर हो, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर हो या फोटोन के अंदर हो, कुछ भी ले लो मास तो जरूर होगा। तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जी जो है जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो सकता है। इसका मतलब यहां पर जो वेट है वो जीरो किस वजह से होगा, हो सकता है जी की वजह से जीरो हो जाए। क्लियर है। तो इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर, इसका मतलब जी की वैल्यू यहां पर जीरो ले लेनी है, मास जो है जीरो नहीं होगा। तो अब आप ऑप्शन पढ़ लो कौन सा ऑप्शन सही है। द मास ऑफ ऑल द बॉडी बिकम जीरो, पहला ऑप्शन नहीं, मास तो जीरो नहीं होगा। द वेट ऑफ ऑल द बॉडी विल बिकम जीरो, द वेट ऑफ ऑल द बॉडी, वेरी गुड, वेट तो जीरो हो जाएगा, ये बता ही दिया है। बोथ मास एंड वेट ऑफ ऑल द बॉडी विल बिकम जीरो, मास जीरो नहीं होगा भाई, वेट जीरो हो जाएगा, तो इसका थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ, नाइदर मास नॉर वेट ऑफ ऑल द बॉडी विल बिकम जीरो, ये भी नहीं होगा भाई, वेट जीरो हो जाएगा अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई। क्या ये बात क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट जीरो होगा तो वो कैसे जीरो होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हेन ए हॉर्स पुल अ वैगन, द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। व्हेन ए हॉर्स पुल्स अ वैगन, जैसे ये घोड़ा आपको दिख रहा है, ये घोड़ा जो है इस वैगन को या कार्ट को जब खींच रहा है, द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, वो कौन सा फोर्स है जिससे घोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा। ही एक्सर्ट्स ऑन द वैगन या द वैगन एक्सर्ट्स ऑन हिम, द हिम का मतलब यहां भाई घोड़े की बात हो रही है, ध्यान रखना, ही और हिम की का मतलब है घोड़ा। द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम, यानी कि ग्राउंड जो है घोड़े के ऊपर फोर्स लगाएगा, ही एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। इस डायग्राम में आप देख रहे हो जब ये घोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा,
जब ये घोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये घोड़ा जो है अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, आप यहां पर देख सकते हो, आप जो है यहां पर अच्छे से देख सकते हो। अरे यार लो इसे ही ले लो, ये वाला फोर्स, रेड वाला देखो, जब घोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है तो पैरों से ये अर्थ को क्या कर रहा है, पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो यहां देखो फोर्स ऑन द ग्राउंड एक्सर्टेड बाय द हॉर्स, ये वाला फोर्स हो गया। अब घोड़े को कौन आगे की तरफ पुश कर रहा है, इसका मतलब अगर ये एक्शन पेयर है तो रिएक्शन पेयर क्या होना चाहिए, ये जो अर्थ है, अर्थ जो है घोड़े की तरफ को आगे की तरफ पुश करेगी, ये जो पिंक कलर से आपको फोर्स मिल रहा है ये वाला फोर्स, और ये है फोर्स ऑन हॉर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, यानी कि इस वाले फोर्स की वजह से ग्राउंड जो है घोड़े के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से घोड़ा जो है आगे की तरफ पुश हो रहा है। अब आप ऑप्शन पढ़ लो, व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए वैगन द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, तो इसका मतलब द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्राउंड जो है घोड़े के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो वाला फोर्स है। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो ग्राउंड है घोड़े के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से ये घोड़ा जो है आगे की तरफ मूव करेगा। दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर, ये आपको समझ लेना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स गिवन बाई दिस, a particle is acted upon by a force given by this, F is equal to 12t plus 3t square Newton, where t is in second, find the change in momentum of that particle from t is equal to 1 to t is equal to 3 second। तो अब आपको पता है यहां पर जो फोर्स है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, टाइम का, फोर्स किसका फंक्शन है, टाइम का। तो इसका मतलब आपको पता है कहीं ना कहीं यहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होने वाला है। अब आपको पता है F जो है हमारे पास क्या होता है, dp अपॉन में dt, ये भी हमने देखा है, F जो है dp अपॉन में dt होता है। ये बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम निकालो भैया t बराबर 1 से t इक्वल टू 3 सेकंड में, तो क्या मैं यहां से इसको इस तरह से लिख सकता हूं, dp इज इक्वल टू f इंटू dt। लो भाई हो गया सवाल, तो ये हो गया dp दैट इज इक्वल टू f हमारा कितना है 12t प्लस 3t स्क्वायर, और ये आ गया dt। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और टाइम की लिमिट लगाएंगे t इक्वल टू 1 से 3 सेकंड तक, तो ये मोमेंटम आ गया, मान लो p2 माइनस p1, मान लो ये p1 है और यहाँ पर ये p2 है, तो p2 माइनस p1, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 12 हो गया, और ये t इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 ही किया है, तो 12 तो बाहर आ गया, t की पावर 2 अपॉन में 2, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पर 1 से 3 तक, प्लस 3 बाहर ले लिया, t की पावर 2, तो t की पावर 3 अपॉन में 3, और ये लिमिट लग जाएगी क्या भाई 1 से 3 तक। भाई सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 6 12, इसको यहाँ पर उड़ा दो पहले ही, तो ये आ गया तुम्हारा 6 टी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 प्लस टी की पावर 3, 3 3 9 3 27 माइनस 1, तो भाई 1 की पावर 3 तो 1 ही हो गया, यहाँ पर 1 की पावर 2 होगा तो 1 ही रहेगा, तो 9 में से 1 गया 8, 8 6 48 48 प्लस 27 में से 1 गया 26, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 74, तो थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया 74। तो चेंज इन मोमेंटम जो है हमारा क्या आया 74 मीटर सेकेंड, है ना, नॉट मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। भाई मोमेंटम की जो यूनिट है वो क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये होती है मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट, तो 74 हमें यहाँ पर मिल गया, 9th का ऑप्शन जो है 3 वो करेक्ट है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की भी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी भाई इसी के जैसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फॉर द गिवन मोमेंटम टाइम पीटी ग्राफ फाइंड, फॉर द गिवन मोमेंटम टाइम पीटी ग्राफ फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल ए एंड बी,
फॉर द गिवन मोमेंटम पीटी ग्राफ, ये पीटी ग्राफ दिया हुआ है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल ए एंड बी। भाई बहुत आसान है, अभी तो हम देख रहे थे फोर्स क्या था हमारा, फोर्स क्या था dp बाई dt, एक तरह से ये था dp बाई dt, फोर्स हमारा क्या था dp बाई dt। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो मान लो ये पूरा पूरा मतलब ये जो मोमेंटम है ये P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो देखो अगर आप इसको B को देखो तो ये लाइन इस तरह से बन रही है, मान लो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है यहाँ पर P1 है और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर P2 है, ये B के लिए हो गया। तो देखो P2 माइनस P1 यानी कि आपको ये लाइन मिल रही है अपॉन में T2 माइनस T1, मान लो ये T1 है तो ये T2 है, तो दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, B वाला जो ग्राफ है FB, ये किसके इक्वल आ रहा है 1045 डिग्री के। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आप ए का देख सकते हो, ए के लिए क्या हो जाएगा FA, ये किसके इक्वल आ रहा है 1030 डिग्री के। क्लियर है, तो आपको FB और FA मिल गया। तो ये बोल रहा है रेशो निकालना है फोर्स ऑन पार्टिकल ए एंड बी, तो FA अपॉन में FB निकालना है, तो FA अपॉन में FB आपको निकालना है। तो FA कितना आ गया 1030 और FB कितना है 1045। तो भाई ये हो गया 1030 कितना है 1 अपॉन रूट 3 और 1045 तो 1 है, ये 1 अपॉन रूट 3 नीचे आ गया, तो 1 अपॉन रूट 3 इज दी आंसर। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आया, ये चेंज इन मोमेंटम है अपॉन में टाइम, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, ये tan थीटा के इक्वल हो रहा है, यानी कि स्लोप के इक्वल हो रहा है। तो अब लीनियर मोमेंटम और टाइम का जो ग्राफ दिया है इसमें जो स्लोप है वो फोर्स के इक्वल हो रहा है। ऐसे ही यहां पर भी इस वाले ग्राफ में आप देखो, मतलब इस वाले ट्राइंगल में ये भी हमें जो स्लोप मिलेगा वो भी हमें फोर्स देगा। क्लियर है, तो यहां पर हमने बेसिकली स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। जैसे आप वेलोसिटी का करते हो भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आप करते हो ना, वेलोसिटी क्या होता है dx अपॉन में dt, ये किसके इक्वल होता है स्लोप के, ये किसके इक्वल होता है स्लोप के। कौन से ग्राफ में, x और t वाले ग्राफ में ये स्लोप के इक्वल होती है वेलोसिटी। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर यूज किया है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस नो फोर्स इज नीडेड, इनमें से कौन सा केस है जिसके अंदर फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नंबर जो 1 था उससे थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझेंगे। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नो फोर्स इज नीडेड, आपको पता था जो F एक्सटर्नल होता है उसका अगर हम नेट निकालते हैं, नेट का मतलब हम समेशन कर देते हैं, ये किसके इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो ये बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो फोर्स इज नीडेड, इसमें से कोई फोर्स नहीं चाहिए, हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए, यानी कि ये वैल्यू 0 है, दैट इज इक्वल टू ma। तो इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेशन भी आपको 0 मिलेगा। अब एक्सीलरेशन 0 मिलने के दो केस बताए थे, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब इन सभी को पढ़ लेते हैं। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, भाई एक्सीलरेशन तो 0 चाहिए, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, एक्सीलरेशन तो 0 चाहिए अगर हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर ये यूनिफॉर्म मोशन बोला है, इसको अभी देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन की कहानी क्या है। फॉर लीनियर मोशन, फॉर लीनियर मोशन, इसको भी हम देखेंगे कि लीनियर मोशन की बात क्या हो रही है। देखो चलो देख ही लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि हो क्या रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नो फोर्स इज नीडेड टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट, फोर्स फोर्थ भी कह रहा है टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट। फॉर लीनियर मोशन और टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको देख लेते हैं, टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट। अच्छा यहां पर देख लेते हैं, मान लो F जो है हमारा ये dp बाई dt होता है, F जो है हमारा क्या होता है dp बाई dt। अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए,
अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नो फोर्स इज नीडेड, तो यानी कि इस केस में हमें फोर्स क्या मिल रहा है? जीरो, यानी कि कोई फोर्स नहीं चाहिए, यानी कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। इस केस में हमें नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। इस केस में ये बोल रहा है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, हमें फिक्स मिल रहा है। भाई फोर्थ ऑप्शन हमें पूरा पूरा आंसर दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है तो फोर्स हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट होते ही डीपी अपॉन में dt, जो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल जीरो आ जाएगा, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू जीरो, यानी कि कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स इन रिक्वायर्ड, तो कीप द मोमेंटम कांस्टेंट। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन तो हमें पूरा पूरा मिल रहा है। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। जो सेकंड और थर्ड की बात करेंगे इसको ध्यान से समझना है। मुझे पता है जिसने भी मुझसे ये बोला है कि डाउट क्यों है, तो मैं जानता हूं बच्चों को डाउट कहां कहां मिल सकते हैं। तो अब सेकंड और फोर्थ की बात को हम ध्यान से पकड़ेंगे। देखो सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड ऑप्शन बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है भाई? ये आपको समझना है। यूनिफॉर्म मोशन, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, यहां पर इसने बोला नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि स्पीड कांस्टेंट है तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर है? लेकिन अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है 40 की स्पीड से, तो यहां पर 40 की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, यानी कि बाइक मान लो ले लेते हैं, बाइक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है 40 की स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इस केस में वेलोसिटी भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो यहां पर आपको एक्सेलरेशन जीरो मिल जाता है। जैसे ही आपको एक्सेलरेशन जीरो मिला तो यहां पर फोर्स की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी तो केस हो सकता है, आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी तो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में मूव करती है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी सेम नहीं होती, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो जब जब डायरेक्शन चेंज होगी तो यहां पर फोर्स लगता चलेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो जब आप यूनिफॉर्म मोशन में जाते हो तो यहां पर एफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये सेकंड ऑप्शन है ये आधा अधूरा सच है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर ये क्लैरिटी नहीं दे रहा कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है। आइदर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर मोशन है। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन फॉर स्ट्रेट लाइन और इट इज इन सर्कल, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हम नहीं लगाएंगे। यहां पर नहीं लगाएंगे। क्लियर है? चलो, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो अब लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो देखो पक्का सॉलिड प्रूफ है भाई, मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स जीरो है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं चाहिए। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल 110% शुद्धता का प्रतीक है, प्योर घी की तरह ना, तो टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें मिक्सिंग है। मिक्सिंग का मतलब एक पॉइंट पर तो लग रहा है कि फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे पॉइंट पर लग रहा है कि फोर्स चाहिए, इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? फॉर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, बट ये यहां पर ये बात नहीं कर रहा कि स्पीड कांस्टेंट है या नहीं, या वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, ये बात नहीं कर रहा। लीनियर मोशन का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मान लो एक कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसकी स्पीड मान लो कभी 20 है, कभी 30 है, कभी 50 है, कभी 60 है, कभी 0 है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती जा रही है। जब जब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सीलरेशन आएगा। जब एक्सीलरेशन आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी।
तो जब फोर्स की वैल्यू इस केस में 0 नहीं होगी तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। ना तो सेकंड ऑप्शन सही है, ना थर्ड ऑप्शन सही है, ना ही फर्स्ट ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सही है। यहां पर जो डाउट है सेकंड ऑप्शन में, बहुत सारे बच्चों को डाउट हुआ होगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ते हैं कि जो है फोर्स जो है क्या कहते हैं हमारा 0 होता है, बट यहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी है। जो फोर्थ ऑप्शन है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चार में से एक ही तो ऑप्शन लगाना है, तो आपको वो लगाना है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? चलो एक बार फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा था। देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी यहां पर एक ऐसा ही केस था ना। अच्छा फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है, अच्छा इसमें नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। चलो आगे आएगा ये वाला सवाल भी कि कहीं पर एक ऐसी जगह आएगी जहां पर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम फोर्स 0 ले रहे होंगे। वो कब आएगा? जब वहां पर ऐसा ऑप्शन ना हो, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन ना हो सकता है वहां पर भी कोई डाउटफुल वाला ऑप्शन हो, वहां पर भी कोई डाउटफुल वाला ऑप्शन हो। क्लियर है? तो इसीलिए हमें जो है ना ऑप्शंस को अच्छे से पकड़ना है, तभी आप जो है इन सवालों को कर पाओगे। और ये सवाल कब कर पाओगे? जब आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस डीपीपी के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए हैं और अगर आगे आपको किसी और डीपीपी में कोई डाउट है तो आप भैया व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लगता है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है तो मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? तो चलो मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट डीपीपी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। ये फर्स्ट डीपीपी मैंने आज कराई थी। ये जो वीडियो थी, ये जो लेक्चर था ऑन डिमांड था। अगर आपको लगता है कि मैं जो है इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं तो आप जो है और डीपीपी भेजिए, किसी और चैप्टर की भी आप भेज सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम ऑन डिमांड वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी। वेट करेंगे कि कौन सा टॉपिक अगला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।